नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल फाइनेंस मंत्रा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में यूज होने वाले इनकोटर्म्स की सीरीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। टोटल 11 टर्मिनोलॉजी को ICC ने डिफ़ाइन किया है, इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने डिफ़ाइन किया है। उसी सीरीज़ में ये लास्ट वीडियो है। इसके पहले की जो 10 टर्मिनोलॉजी हमने डिफ़ाइन किया है, प्लीज़ हमारे फाइनेंस मंत्रा के चैनल में जाएं, सब्सक्राइब करें और उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज हम जो सबसे लास्ट में यूज होता है इनकोटर्म्स DDP के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने DAP के बारे में डिस्कशन किया था। DAP और DDP में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक्सपोर्टर और बायर में, किसके क्या रिस्क इन्वॉल्वमेंट होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधा अपने वीडियो की ओर हम चलते हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने DAP के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। ठीक है, DAP का मतलब होता है डिलीवरी एट प्लेस। ठीक है, उसमें और जो आज हम डिस्कस करेंगे DDP डिलीवरी ड्यूटी पेड, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी आज हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब भी कोई एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे एग्री होते हैं प्रोडक्ट को बेचने या खरीदने के लिए, तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसी के बेस पे सारी कॉस्टिंग को डिसाइड किया जाता है। इसलिए प्लेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस पूरे टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं DDP में सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, रिस्क किसका इन्वॉल्व होगा और किस तरीके की कॉस्टिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। तो दोस्तों, DDP को समझना बहुत ही सरल है, क्योंकि इस टर्मिनोलॉजी में बायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, और ये किसी भी मोड ऑफ लॉजिस्टिक्स के लिए यूज हो सकता है। इट्स मे बी शिप, इट मे बी एयर। ठीक है, चलिए फिर भी हम एक समझते हैं सारी चीज़ों को प्रोसेस के थ्रू कि किस किस प्रोसेस में सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि सेलर ने DDP टर्मिनोलॉजी के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल किया हुआ है, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे उसने सामान को अपने वेयर हाउस से पैक किया। पैकिंग करने के बाद उसने सामान को लोड किया। ठीक है, लोड करने के बाद वो पोर्ट में चला। इट में बी एयरपोर्ट एंड इट में बी शिप पोर्ट। ठीक है, तो वहाँ पे पहुँचने पे सबसे पहले वो क्या करेगा, कस्टम क्लियरेंस करेगा। ठीक है, जो भी उसके प्रोसेस होते हैं वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको क्लियर कराना। जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड करना। हम डॉक्यूमेंट पे एक अलग सी वीडियो बना देंगे कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वो एक सेपरेट वीडियो होगा। फिर फॉरवर्ड से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसकी कॉस्टिंग को बियर करेगा। अब दोस्तों, यहाँ से इस पॉइंट से ले करके और इस पोर्ट तक पहुँचने में रिस्क इन्वॉल्वमेंट है। वो रिस्क इन्वॉल्वमेंट किसका है, वो रिस्क है सेलर का, तो वो एक इंश्योरेंस भी परचेज करेगा। ठीक है, अब पोर्ट में सेलर के पोर्ट, यानी मान लीजिए कि मुंबई पोर्ट है, तो वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो पोर्ट पे कुछ टर्मिनल चार्जेस होते हैं, तो जो भी वो टर्मिनल चार्जेस होंगे, जो भी उसके एक्सपेंसेस होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, उसको प्रोवाइड करना, उसका पेमेंट करना, ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब पोर्ट पे सामान अनलोड होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर सामान लोड होगा। वो लोड किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में हो सकता है, इट मे बी शिप, इट मे बी एयर। ठीक है, सामान वहाँ पे लोड हो गया। अब सामान लोड होने के बाद इसका जो फ्रेट होगा, जो फ्रेट कॉस्ट होगी, FC जो भी फ्रेट कॉस्ट होगी, उसकी पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है। ठीक है, अब यहाँ से इस पोर्ट तक पहुँचने में रिस्क भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो उस रिस्क को कवर करने के लिए मैरिन इंश्योरेंस कौन लेगा, वो सेलर लेगा, वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब सामान बायर के पोर्ट पे पहुंच गया। ठीक है, तो बायर के पोर्ट में क्या करेगा सेलर,
वहाँ से सामान को अनलोड करेगा, अनलोड करने के बाद कस्टम क्लियरेंस करेगा, जो भी इंपोर्ट और ड्यूटीज़ होंगी उसका भी पेमेंट एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, कहाँ पे वो करेगा? बायर के पोर्ट पे। ठीक, उसके बाद ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के बाद, यहाँ तक की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के बाद वो सामान को एक बार फिर से लोड करेगा। ठीक है, लोड करने के बाद वो सामान को पहुँचाएगा बायर के प्लेस पे। ठीक है, डिलीवरी ड्यूटी पेड, इसीलिए इसे बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी ये ड्यूटीज़ हैं वो सारी की सारी वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, सामान को उसने पोर्ट से लोड किया, बायर के पोर्ट से ट्रक में लोड किया, इट में एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सेलर कैन यूज। ठीक है, तो बट इट्स प्री डिफाइंड, वो कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होगा। ठीक है, वो ये सारा सामान जब लोड हो जाएगा तो ये कहाँ पहुँचाएगा? ये पहुँचाएगा बायर के प्लेस पे। बायर का प्लेस ये वेयर हाउस भी हो सकता है और बायर की फैक्ट्री भी हो सकती है। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों ये कंप्लीट आपके समझ में आया होगा कि डीडीपी के केस में पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है। ये ग्राफ में ही अपने आप में सफिशिएंट है एक्सप्लेन करने के लिए कि बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बट डीडीपी के केस में बायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, बट मैं आपके लिए इसको रिकैप करता हूँ। ठीक है, सेलर, अब इसमें एक समरी बनाते हैं कि समरी में क्या है। ऑफ कोर्स जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी सेलर की है। ठीक है, पैकिंग कराना, सामान को लोड करना, पोर्ट पे सामान को पहुंचाना, कस्टम क्लियरेंस कराना सेलर साइड में। ठीक है, और अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इंश्योरेंस लेना, फिर सामान को शिप में लोड करना और एयरप्लेन पे लोड करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है। और एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक जाने में जो भी फ्रेट कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होगी उसका पेमेंट भी सेलर करेगा। उसके अंदर जो भी रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सेलर की होगी। ठीक है, फिर सामान जब बायर के पोर्ट पर पहुंच जाएगा तो सेम प्रोसेस, अब आप इसको रिवर्स कर लीजिए। उस सामान को अनलोड करेगा, ठीक है, कस्टम क्लियरेंस कराएगा, इंपोर्ट ड्यूटीज़ का पेमेंट करेगा, टैक्सेस जो भी उस कंट्री में लगती हैं उस सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करेगा और फिर सामान को वो लोड करेगा ट्रक में। ठीक है, क्योंकि अब उसको प्लेस तक भी पहुँचाना है सेलर को, तो वो सामान को लोड करेगा। लोड करने के बाद सेलर के बायर के डिफाइंड प्लेस पे वो सामान को पहुंचाएगा। वो फैक्ट्री भी हो सकती है, वो आपका वेयर हाउस भी हो सकता है। इसके साथ साथ सेलर की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अपार्ट फ्रॉम दिस सेलर हैज़ टू प्रोवाइड सम डॉक्यूमेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायर। ठीक है, और वो पेमेंट के लिए भी होता है। कैसे होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, जब आप इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, वो कैसे बायर उसको परचेज करता है, कैसे वो सेलर को मिलता है और उसके पूरे प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसका हम एक अलग से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से प्रोवाइड करेगा? वो आपको सेल इनवाइस करेगा। जनरली जैसे हम आप नॉर्मल चीज़ें बाय करते हैं तो सेलर आपको एक इनवाइस देता है। ठीक है, फिर गुड्स की डिटेल वो देगा। तो वो पूरा एक डिटेल बना के देगा कि आपकी जो भी गुड्स हैं उनकी क्वांटिटी क्या है। ठीक है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी अदर्स डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, ये सारी की सारी कि वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ही हैज़ टू प्रोवाइड वुडिंग सर्टिफिकेट इन केस ऑफ गुड्स आर पैक्ड इन वुड। तो वो अगर आपका सामान वुडिंग में पैक है तो आपको वो उसका भी एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बिल ऑफ लैंडिंग। बिल ऑफ लैंडिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई हैव टू एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो। ठीक है, तो बिल ऑफ लैंडिंग के डॉक्यूमेंट्स भी वो प्रोवाइड करेगा। इसका हम एक अलग से वीडियो बना के आपसे डिस्कस करेंगे। तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि 2 वीडियो अभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे हम और बनाएंगे। एक होगा लेटर ऑफ क्रेडिट का, दूसरा होगा बिल्स ऑफ लैंडिंग का। ये डिटेल में इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और फिर उसके साथ ही साथ वो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट देगा। सारे प्रोसेस को कंप्लीट भी करेंगे और उसके साथ जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर मान लीजिए किसी एक्सपोर्टर को कोटेशन देना है तो क्या क्या देना है। अब इस प्रोसेस में ही आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कॉस्टिंग देनी है। जो उसका रिस्क है वो उसकी कॉस्ट है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसकी कॉस्ट है। ठीक है, और जो उसके गुड्स हैं उसका एक कॉस्ट है प्लस उसका मार्जिन है। यही आपका कोटेशन है। ठीक है, फिर भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मान लीजिए कि किसी को एक्सपोर्टर को सेल करना है, यानी सेलर को सेल करना है और बायर एग्री कर जाता है। $100 का एक से एग्जांपल लैपटॉप लेते हैं। लैपटॉप का वो एक
$100 का एक लैपटॉप ले रहा है, उस लैपटॉप को लेने के बाद उसमें सेलर अपनी मार्जिन को ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल से 10% उसने ऐड कर लिया, फिर उसकी जो पैकिंग मैंने बताया ना आपको, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही इसकी कॉस्ट है। पैकिंग चार्ज कर लिया, सामान को लोड किया, लोड करने के बाद पोर्ट तक पहुंचाया, तो पोर्ट के बीच का जो रिस्क है, इन्वॉल्वमेंट, इंश्योरेंस की भी कॉस्ट उसने ऐड कर दी, ठीक है। कस्टम क्लियरेंस की जो कॉस्टिंग आएगी उसकी भी कॉस्टिंग उसने यहाँ पे ऐड कर दी, और इस बिटवीन जो भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आएगी, जो भी फ्रेट कॉस्ट आएगा, वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर सामान पे जब पोर्ट पे पहुंच जाएगा तो वहाँ पे टर्मिनल चार्जेस देने पड़ेंगे, तो टर्मिनल चार्जेस के जो भी कॉस्ट आएंगी वो इस कोटेशन में वो ऐड कर लेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ही हैज़ टू लोड गुड्स ऑन द शिप और एयरप्लेन, तो उसको लोड करने में जो भी सामान पोर्ट के पास जो भी उसको लोड करने की कॉस्टिंग आएगी, ही हैज़ टू बियर, ठीक। अब वहाँ पे सामान लोड हो गया, अब एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट के बीच का जो भी फ्रेट कॉस्ट है वो भी इस कॉस्ट में इंक्लूड करेगा। अब इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट, देयर आर सम रिस्क इन्वॉल्व। अगर मान लीजिए कुछ मिस हैपनिंग होगी तो वो अपने कॉस्ट को कैसे बियर करेगा, वो अपने कॉस्ट को कैसे रिकवर करेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक इंश्योरेंस लेगा, उसकी भी एक कॉस्ट है, उस कोटेशन में इन्वॉल्व करेगा। तब वहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग करेगा, उसकी भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व है, कस्टम क्लियरेंस, इंपोर्ट ड्यूटीज एट बायर पोर्ट, जो भी यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, दिस इज द पार्ट ऑफ योर कोटेशन, ठीक है। बायर्स अपने जेब से देने नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर बायर साइड में जो भी इनलैंड लॉजिस्टिक होगी उसकी कॉस्ट भी उसको पहुंचाने की होगी। तो कहने का मतलब है एंड ऑफ द डे बायर को ही बियर करना है ये कॉस्ट, बट वो अपना हेडक नहीं लेना चाहता, वो किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। वो कहता है भैया ये आप कीजिए, जो भी आपका रिस्क इन्वॉल्वमेंट होगा आप मुझे बताइए, जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे बताइए, कि उस बेस पे आप मुझे कोटेशन आप मुझे सबमिट कीजिए। तो इस केस में उसने क्या किया, उसने डीटीपी को सुना, मतलब स्टार्टिंग से लेकर डिलीवरी पॉइंट तक मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये आपको करना है, ठीक है। तो आप मुझे इसका कोटेशन दीजिए। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया कैसे वो कोटेशन देगा। होप दोस्तों ये सीरीज़ आपको पूरी पसंद आई होगी। टोटल इस सीरीज़ में 12 वीडियो हैं, आप फाइनेंस मंत्रा के चैनल में जाके देख सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, सो दैट कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। और हाँ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सीरीज़ में अभी तक तो हमने इनको टर्म्स की सीरीज़ देखी, बट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में लेटर ऑफ क्रेडिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हम लेटर ऑफ क्रेडिट का बनाएंगे, जिसमें हम आपको डिटेल में इसके प्रोसेस को समझाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, कौन सी पार्टी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।